चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1857 का रिवॉल्ट, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है कि भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टर्न। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ? तो कौन थे? पाल्मस्टर्न। इसके अलावा भाई भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और जो एक नया सेनापति, मुख्य कार्यकारी जो सेनापति का गठन किया गया तो कौन था? कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल। और उससे पहले उस समय का कार्यकारी कौन था? उसका नाम था कॉलिन कैंप। बता, रुको जॉर्ज एनिसन। रुको, अभी इनके सामने मैं नाम ही लिख दूंगा, जॉर्ज एनिसन और बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। पाल्मस्टर्न कौन थे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का नहीं, बंगाल का। नहीं, वायसराय नहीं है, ये भारत का गवर्नर जनरल। वायसराय तब आता है जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद गवर्नर जनरल के पद को ही क्या कर दिया जाता है? वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी वायसराय नहीं, अभी गवर्नर जनरल है। कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति की जा रही है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ है उस विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्ति हो रही है। और ये क्या है? सेनापति। जॉर्ज एनिसन उस टाइम का क्या है? सेनापति, जो उस समय कार्यकारी सेनापति था। और बहादुर शाह द्वितीय क्या है? मुगल सम्राट, मुगल बादशाह है। तो ये कुछ फैक्ट जो है कभी कभार वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्ति की गई थी, किसकी? तो कॉलिन कैंपबेल है, उसकी नियुक्ति की गई। और उस समय कार्यकारी सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। और बहादुर शाह द्वितीय कौन था? अंतिम मुगल शासक। ठीक है, और पाल्मस्टर्न कौन है? प्रधानमंत्री। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन है? ये लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये इतने कुछ फैक्ट आप लोग लिख लीजिए। जॉर्ज एनिसन उस समय का कार्यकारी, मतलब देखो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उस समय कोई ना कोई तो सेनापति रहा होगा उनका, लेकिन जब उससे नहीं संभल रहा है तब किसकी नियुक्ति की जा रही? कॉलिन कैंपबेल को बुलाया जा रहा है ब्रिटेन से कि भाई इनसे ना हो पाएगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका स्वरूप क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका स्वरूप बताया है, तो इस आधार पे आप इसका स्वरूप थोड़ा देख लीजिए। इसे सैनिक विद्रोह भी कहा गया है। अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा है? सैनिक विद्रोह। और कुछ भारतीयों के द्वारा भी इसको क्या कहा है? सैनिक विद्रोह। ठीक, इसको कुछ लोगों ने बोला है सामंतवादी प्रतिक्रिया। सामंतवादी प्रतिक्रिया। और कुछ ने बोला हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। ठीक है, इसके स्वरूप को अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बोली। बोला गया कि सैनिक विद्रोह। ठीक है, इसके अलावा बोला सामंतवादी प्रतिक्रिया। सामंतवादी प्रतिक्रिया क्या होती है? इसके अलावा बोला हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। देखो सामंतवादी प्रतिक्रिया मतलब क्या? हमारे यहाँ क्या था? सामंतवाद था,
फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि सामंतवादी प्रतिक्रिया, सामंतवाद क्या है? पुरानी एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है सामंतवाद। अभी अंग्रेज आ रहे हैं और अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पे आधुनिक व्यवस्था लाई, मॉडर्नाइजेशन लाया, अंधविश्वास को खत्म किया। जो जमींदारों का और जो सामंतों का एक तरीके से प्रभुत्व था, जो उनका डोमिनेशन था, उसको खत्म किया। तो जब आधुनिकता लाएंगे अंग्रेज, तो कौन प्रतिक्रिया करेगा, कौन उसका विरोध करेगा? सामंत लोग। तो ऐसा बोला गया कि ये सामंतवादी प्रतिक्रिया, ये कोई विद्रोह नहीं है, बल्कि ये सामंतों की एक प्रतिक्रिया जो हमने आधुनिकता लाई है उसके विरोध में सामंतों ने क्या किया? अपना रिएक्शन दिया है। तो सामंत का सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? सामंत मतलब होता है फ्यूडलिज्म। सामंत मतलब ये होता है कि कोई एक राज्य है, ठीक है, कोई एक, मान लो ये लैंड है। अब यहां पे पहले कोई एक राजा था, ठीक है, पहले राजा के पास क्या थी? अच्छी खासी सेना थी, वो सब चीज कर पा रहा था, उसके पास रेवेन्यू अच्छा आ रहा था। लेकिन एक टाइम हुआ कि अब इसके पास रेवेन्यू की कमी हो गई, अब इसके पास सैनिक भी कम है, सब चीज, अब इसकी स्थिति क्या है? बहुत कम है। और अब जब इसकी सारी चीजें कम होगी तो केंद्रीकरण होगा? नहीं होगा। अब देखो, एक राजा है, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तब ना तुम अपने काम करने वाले को रख पाओगे। अगर पैसा ही नहीं हुआ तो काम करने वाले को रख पाओगे? तो एक टाइम के बाद तुम क्या बोलोगे कि चलो यार, तुमको पैसे तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ मशीनें रखी हैं, कुछ मेरे पास क्षेत्र रखा है, ऐसा करो कि मैं तुमको पैसा नहीं दे पा रहा हूं, उस क्षेत्र पे जाओ और वहां पे तुम वसूल के ले आओ। मतलब कि भाई तुम्हें किसी को पैसा देना है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम बोलोगे कि यार वो वहां पे मेरी जमीन है, वहां पे मैं खेती करता था, तुम ऐसा करो, चूंकि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पा रहा हूं, तो तुम वहां जाओ, वहीं पे खेती करने लग जाओ, और जो भी उससे मिलेगा वो तुम्हारा हर्जाना रहेगा, क्योंकि मैं पैसे तो दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो यही हो रहा है, राजा के पास क्या है? अब उसकी क्षमता कम होती जा रही है। अब क्या है? केंद्रीकरण नहीं है। अब और बहुत से राज्य उभर चुके हैं, और जब बहुत से राज्य उभर जाएंगे, तब क्या होगा? राजाओं के बीच में संघर्ष होगा। जब राजाओं के बीच संघर्ष होगा तो एक पहले बड़ा राज्य था, वो बड़ा राज्य छोटे छोटे राज्य में बंट जाएगा। राजा की शक्ति कम, लेकिन उसने पहले तो सेना रखी थी, पहले अपना सेनापति रखा था, पुरोहित रखा था, अलग अलग वर्ग रखा था। अब उसकी पेमेंट देने के लिए भी उसके पास नहीं है पैसे, तो अब वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि ऐसा करो कि तुम उस क्षेत्र पर जाओ, और उस क्षेत्र, वो चूंकि वो क्षेत्र मेरा है, वो गांव मेरा है, तो जाओ वहीं पे तुम टैक्स वसूलो, और जो टैक्स मिलेगा वही तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। ऐसे देखते 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 क्या किया? अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सेनापतियों को, अलग अलग सामंतों को, पुरोहित को, ब्राह्मणों को अलग अलग दे दिया, और फिर वहीं पे क्या हुआ? सामंतवाद शुरू हुआ। सामंतवाद मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का। मतलब एक राज्य है, उसमें बहुत छोटे 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 अलग अलग गुट बन गए, और वो अलग अलग गुटों के ऊपर निर्भर है राजा। अब राजा की शक्ति ज्यादा नहीं है, राजा के पास शक्ति क्या है? कम है। जैसे मौर्य साम्राज्य क्या है? केंद्रीकरण शासन है। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि राजा का कर्तव्य को पूरी पूरी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित रखे। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, बड़े स्तर की फौज देखने को मिलता है, कार्यकारिणी समिति देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें, न्याय व्यवस्था सब देखने को मिलता है, सब राजा अपने हाथ में रखा है। लेकिन भाई जब तुम गुप्त साम्राज्य में आते हो और उसके बाद हर्षवर्धन काल में आते हो, तो उस समय तक क्या हो जा रहा है? राजा के पास अब उतनी ज्यादा ताकत नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि सामंतों को, अपने जो उसकी सेनापति, अब सेनापति को पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो बोल रहा है कि जाए तुम्हारे पास ये अधिकार है कि भाई वो लैंड मेरी है, तुम वहीं पे जाओ, रेवेन्यू को कलेक्ट करो, और वही रेवेन्यू से जो कुछ पैसा है वो हमें भी दे देना। तो अब राजा क्या है? एक अपना एक तरीके से प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव। तो सामंत कौन हो गए? राजा का एक प्रतिनिधि हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से अलग अलग सामंतवादी प्रतिक्रिया सामंतवाद शुरू हुआ। और सामंतवाद में क्या थे? जमींदार, छोटे छोटे नवाब, छोटे छोटे राजा। अब जैसे अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज क्या बोल रहे हैं? हमने आधुनिकता लाई, और आधुनिकता लाने से हमने क्या किया? पहले ये देश छोटे 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 खंडों में विभाजित था, हमने ये पूरे देश को क्या कर दिया? एक कर दिया।
और जब पूरे देश को एक कर दिया तो ये जितने छोटे छोटे खंड थे ये सब लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए। और ये 1857 का विद्रोह जो है कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे खंडों का विद्रोह है। क्लियर है? ये बोला जा रहा है कि सामंतवादी प्रतिक्रिया है। क्लियर है जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं? इसको समझाने का एक रीजन ये था कि तुम समझो सामंतवाद क्या है। सामंतवाद तुम्हें हर एक जगह देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा, हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। और तुम अभी देखोगे यूपी और बिहार में अभी भी सामंतवाद चल रहा है। यूपी और बिहार या कि तुम्हारे एमपी में भी अभी भी क्या है, लोगों के पास 100 एकड़, 150, 200 एकड़ की जमीन अभी भी है ना। सामंतवाद यही है। ठीक है। और सामंतवाद का सीधा मतलब होता है कि वहां पे किसी प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होना। देखो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है तभी उस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जातिवाद रहता है, उस क्षेत्र में अंधविश्वास रहता है, उस क्षेत्र में औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक रहती है। देखो मुंबई की लड़कियों में इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं है। मुंबई में लड़कियां कैसे भी कपड़े पहन के घूम सकती हैं, रात को कितने बजे भी रात को घूम सकती हैं। क्यों? चूंकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, आर्थिक रूप से वो क्या हो गई, डेवलप्ड हो गई। और वहीं देख लो तुम मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में कितनी सारी चीज़ें हैं। इतने बजे रात के बाद नहीं घूम सकती, इतना बड़ा घूंघट लेकर के घूमना है, सलवार कुर्ता के अलावा अगर कोई कुछ और पहन के घूमा तो उसमें है, शॉर्ट्स तो तुम सोच ही नहीं सकते, अगर शॉर्ट्स पहनी तो मतलब वो तो कैरेक्टरलेस हो गई। बहुत सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए तो सब सही हो जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसका कारण है, देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या है, ब्राह्मण यही बोलते हैं ना बड़े बड़े वर्ग के कि भाई जाति के अंदर शादी करो, ये करो। बड़े बड़े लोग यहाँ जाति वाति कुछ मैटर नहीं करती। राजा कभी नहीं देखता कि जाति, अपनी जाति में शादी करना है। राजा क्या कर रहा है, अगर मुगल है, जैसे भाई आपको क्या पता है, जैसे अकबर, उसने राजपूतों के यहाँ शादी की ना, राजपूतों ने उसके यहाँ शादी की। तो शासक वर्ग कभी भी ये सब चीज नहीं देखता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखो, अब एक सर सैयद अहमद खान है, आप लोगों को मालूम है? सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि यह क्या है, एक सैनिक विद्रोह है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की यह बुक है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। या कि रिवॉल्यूशन हटाओ, रिवॉल्ट करो इसको। रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन कहां पे आ गया? रिवॉल्यूशन क्रांति थोड़ी हो रही है। हाँ, ऐसे आ जाए मेरे भाई। ठीक है, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। धीरे करना है, 29 से कितने में कर दूं? ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट, एक आध दो और लोगों की स्टेटमेंट लिख लो ताकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने तो वहां तुम्हारा गलत ना हो। हाँ, कॉज ऑफ, कॉज, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम और लिखो, LER रीज। LER रीज, इसके अनुसार ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध है। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये क्या है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध
बोल रहे हैं ये युद्ध किसके बीच का है? धर्मांध। धर्मांध कौन है? हिंदू मुस्लिम धर्म से अंधे हैं, ठीक है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ईसाई कौन है? अंग्रेज है। तो ये बोला गया कि ये धार्मिक युद्ध है। और धार्मिक युद्ध कैसा है कि एक साइड जो है जो अंधविश्वास में घिरे हुए लोग हैं और एक साइड वो जो जागरूक व्यक्ति हैं, ये दोनों के बीच का युद्ध है, ठीक है। तो LER रेज के अनुसार ये बोला। TR होम्स ने क्या बोला? TR होम्स ने बोला ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। यानी बर्बरता मतलब क्रूरता, और कौन है? भारतीय बर्बर है, भारतीय क्रूर है, और ये कौन है? अंग्रेज, सभ्यता वाले। तो ये दोनों के बीच का युद्ध है। इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। फिर हमारे जो है आपके मेन VD सावरकर, इन्होंने क्या बोला? इन्हें बोला अपनी बुक जो थी फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या बोला कि ये हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अपनी 1857 की बुक में इन्होंने लिखा कि यह क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा MN राय हैं, उन्होंने बोला कि ये ना तो प्रथम है और ना ही ये भारतीय है, या कि इसको ये बोल सकते हैं कि इन्होंने बोला कि ये सैनिक विद्रोह तो नहीं है, सैनिक विद्रोह तो नहीं है, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहना गलत है, संग्राम भी कहना गलत है, क्योंकि ये पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुए, इससे पहले भी अलग अलग संग्राम हुए हैं। नागरिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध और इससे पहले भी संग्राम किया है, जैसे इसके बारे में हम बात भी करेंगे कि वेल्लोर में संघर्ष हो रहा है, अलग अलग जगह संघर्ष हो रहा है, बर्मा को लेकर के सैनिक विद्रोह हो रहा है। तो ये पहला सैनिक विद्रोह भी नहीं और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है, ठीक है। ये MN राय का कहना था। स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया कर लीजिए, फर्स्ट हटा दीजिए, द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी बुक का नाम है द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बोला था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो 2-4-5 स्टेटमेंट भी आप याद रखिए। अब अपन आते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण। व्हाट इज रीजन बिहाइंड टू 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। सो वी विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज रीजन, व्हाट इज कॉजेस। तो हम यहां पे देखते हैं क्या कि कारण, कौन कौन से कारण। तो सबसे पहले कौन सा कारण आपको मिलता है? राजनीतिक कारण, क्योंकि आपको तो मालूम है कुछ राजनीतिक कारण हुए थे जिसके आधार पे ये हुआ। इसके अलावा आर्थिक कारण, इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इसके अलावा सैन्य कारण, और इसके अलावा तात्कालिक कारण। 5 कारण में हम इसको डिवाइड करते हैं। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सैन्य कारण और जो तात्कालिक कारण, ठीक है। 5 उसमें अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं।
एक एक को अपन डिस्कस करते हैं, ताकि ये पॉइंट, और मैं आपको बता रहा हूं इनमें सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ऐसा मैं कुछ आपको नया नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। क्योंकि पहले ही अपन इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं कि कुछ नया नहीं है, लेकिन समझ जाओ एक बार फिर से, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक। हालांकि सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्या और पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ अपन देख लेते हैं। तो अब जैसे कि अपन बोलते हैं, फर्स्ट इज राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। अब देखो राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या है? गोद लेने की प्रथा। सबसे बड़ा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको क्या बोलते हैं? हड़पने की नीति। ये आप एक लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़पने की नीति। सबसे बड़ा तो कारण यही है ना, अंग्रेजों की जो एक तरीके से कारण है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति, जिसके तहत क्या किया था, लाल डलहौजी ने अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जो रियासतों को बोला कि भाई आप गोद लेने की प्रथा का क्या किया, उसने विरोध किया कि भाई गोद, पहले ये होता था ना, हमारे यहां हमेशा से क्या था, शास्त्रों में गोद लेने की प्रथा चली थी, हिंदुओं में ये प्रथा चली थी कि भाई अगर आपके नहीं है, संतान नहीं हो रहा है तो आप गोद ले सकते हो। इस प्रथा को क्या किया, लाल डलहौजी ने बोला कि नहीं, गोद लेने का जो उत्तराधिकारी है उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दी। अवैध घोषित कर दिया तो भाई कुछ लोग हैं जिनके लड़के इधर उधर हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, या कि खत्म हो जा रहे हैं, या कि दरबारी षड्यंत्र हो रहा है जिसके कारण उनके लड़कों को मार दिया जा रहा है। तो अब जब मार दिया जा रहा है तो अब अगला उत्तराधिकारी अगर आप ले ही नहीं सकते तो आपका राज्य कैसे चलेगा, और राज्य नहीं चलेगा तो क्या करेगा, अंग्रेज उसको देखेगा कि भाई ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने राज्य में उसको मिला लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से झांसी को, सतारा, पूना, जैतपुर, इन सबको क्या कर दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से इन सब रियासतों का विलय कर लिया था कंपनी ने अपने अंदर। ठीक है, तो इन रियासतों का विलय कर लिया। क्लियर है? तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर? सेकंड रीजन क्या है, जो मुगल बादशाह, अभी भी जो मुस्लिम है, मुस्लिम को क्या लग रहा है, मुस्लिम को ये लग रहा है कि भाई हम ही तो थे शासक, यानी देखा जाए तो मुगल ही तो थे शासक, और मुगलों की जगह पे कौन आया मेन केंद्रीय शासन में, अंग्रेज। तो मुगलों को लग रहा है, मुस्लिमों को लग रहा है कि अगर ये अंग्रेज ना होते तो हमारा ही शासन होता। तो हमेशा वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो हमारा शासक है उसका अपमान मतलब हमारा अपमान, हमारे राजा का अपमान मतलब हमारा अपमान। और क्या किया यार मुगल बादशाह को, अब उनको बोला जा रहा है कि अब आप लाल किला भी छोड़ करके चले जाओ। बोला जा रहा है कि आप किसी प्रकार का कोई दीवाने खास नहीं कर सकते, दीवाने आम नहीं लगा सकते, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपके दरबार में एक हम मान लो अपना नियुक्त कर देंगे, दरबारी नियुक्त कर देंगे, कुछ भी नियुक्त कर देंगे, तो जैसे होता है ना राजा के उसमें सब लोग सम्मान में खड़े होते हैं, तो वो सम्मान में भी नहीं खड़ा होगा, जो वो बोलेगा वही अब राजा को करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, राजा की शक्ति पूरी कम होती जा रही है। तो अधिकांशक लोगों ने इसको क्या माना, अपना अपमान, कि हमारे राजा का ऐसा कैसे अपमान हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। तो उस आधार पर भी कुछ लोगों ने देख रहे हो कि अब मुस्लिमों ने या कि नवाबों ने ये भी एक आधार बनाया। ठीक है, तो मुगल बादशाह के अपमान के प्रतिरोध में, ठीक है, अब तुम्हें मालूम है कि भाई इनसे अधिकार छीन लिया था कि ये
दरबार नहीं लगा सकते। इनसे बोला गया कि भाई कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, लाल किला छोड़ देने को बाध्य किया गया। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से मुसलमानों के प्रतिरोध में आई। तीसरा एक कारण क्या है कि अवध के नवाब हैं वाजिद अली। अवध के नवाब जो हैं वाजिद अली, इनके जो प्रशासन, इनके शासन को कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर क्या कर दिया गया, अपने में विलय कर लिया गया। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? यह बोला जा रहा है कि अवध का नवाब है वाजिद अली, वाजिद अली खां। तो ये बोला जा रहा है कि वाजिद अली खां क्या कर सकता है, अपने प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा है, कुछ शासन कर रहा है, यानी अच्छा शासन नहीं है उसका, गुड गवर्नेंस वो नहीं कर पा रहा है। तो जिसके कारण, चूंकि हमारा क्या काम है, अंग्रेजों ने, हमारा काम है लोक कल्याण करना, चूंकि तुम अपने से तो अपना कल्याण कर नहीं पाओगे, इसीलिए हम आए हैं तुम्हारा कल्याण करने। तुम तो अपने जातिवाद, अपने अंधविश्वास, अपने परलौकिक समस्याओं में डूबे हुए, तो तुम्हारी वर्तमान की समस्याएं कौन निपटाएगा? हम निपटाएंगे, हमने ठेका लिखाया है। समझ अंग्रेजों का क्या कहना है, तुम तो लगे हुए जातिवाद में बटे हुए हो, अंधविश्वास तुम्हारे यहाँ इतना ज्यादा है, अंधविश्वास के नाम पे तुम कुछ भी करे जा रहे हो, और बिल्कुल परलौकिक समस्याओं में डूबे हुए कि अभी यहाँ का नहीं देख रहे, बोले स्वर्ग नरक कौन जाएगा। तो तुम्हारी अहलौकिक समस्याएं, मतलब आज की समस्याएं कौन देखेगा? हम आए हैं तुम्हारे उद्धारक बन के। तो अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, हम उद्धारक हैं। तो कुशासन तुम कर रहे हो, तो कुशासन कर रहे हो तो तुम्हारी जनता, तो तुम तो जनता के ऊपर क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। तो हम जनता का कल्याण करेंगे, तो उसको क्या कर लिया, अपने राज्य में विलय कर लिया। ये सब कारण बन रहे हैं किसका, राजनीतिक कारण हो रहा है, जिसके आधार पर ये सब क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। यही हुआ, क्लियर है? ठीक है। लास्ट वाले पॉइंट पे तो तुम सो गए थे। कंबल अंबल लेके आया कर मेरे भाई, कैसे चलेगा। रजाई लाओ, गद्दा लाओ, कनीज अनीज बुलवा लेते हैं, कनीज अनीज बुलवा लेते हैं, बढ़िया अंगूर अंगूर खिलाए, बिल्कुल बोलो कि हो गए। नहीं नहीं पॉसिबल हो जाएगी, कहीं नहीं होगी। तुम वो 2000 जो मांग रहे थे वो 2000 खर्चा करो, कनी जाके नाचेगी और अंगूर की व्यवस्था मैं कर दूंगा। फल की तो दुकान तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा राजनीतिक कारण। लास्ट वाला क्या मैं बोल रहा हूं, लास्ट वाला मैं बोल रहा हूं कि अवध के नवाब हैं वाजिद अली। वाजिद अली को बोला गया कि तुम अपना शासन बहुत अच्छे से नहीं चला सकते, इसलिए तुम्हारे शासन को, तुम्हारे राज्य को मैं हड़प रहा हूं, क्योंकि मुझे कुशासन के आधार पर, कुशासन मतलब कि अपना शासन अच्छे से ना चला पाना, लोगों के कल्याण के लिए नहीं कर रहे हो, हम करेंगे कल्याण तुम्हारा भी और तुम्हारे शासन का भी, ठीक है। ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। अब आते हैं अपन आर्थिक कारण की ओर। अब आर्थिक तो तुमने रट मारे ना, कि नहीं मारे रट? बताओ सबसे प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा होगा जिसके कारण 1857 का विद्रोह हो रहा है? बताओ बताओ। अरे भाई साहब, कारतूस, तेरे को आर्थिक कारण कारतूस लग रहा है, कैसे चलेगा काम? आर्थिक, इकोनॉमिक क्या, भू राजस्व। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, भू राजस्व कर व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था जो अपनी चल रही थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है ये? जमींदार का भी शोषण हो रहा है, ऐसा नहीं किसानों भर का शोषण हो रहा है। सूर्यास्त कानून ले आया गया है। सूर्यास्त कानून के आधार पर क्या बोला जा रहा है कि एक तिथि निर्धारित है, पैसा देना है तो दो, नहीं देना है तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, बिडिंग हो जाएगी, जो ऊंची बोली लगाएगा वो। तो जो कुछ छोटे जमींदार हैं उनके पास भी कुछ नहीं बचा, बहुत समय तक वो अपनी इज्जत बचा के रखे थे।
अब जमींदार है, भीख तो मांग नहीं सकता कटोरा लेके, मेहनत करने में शर्म आती है। भाई जमींदार है ना। अगर तुम्हारे यहाँ किसी के पास 100-200 बीघा जमीन है, एकड़ जमीन है, वो क्या दूसरे के खेत में जाकर के मजदूरी थोड़ी करेगा? सम्मान। भाई क्या कमाया है हमने? सम्मान बोलते हैं ना। तो वो सब के आधार पे क्या होगा? अब जमींदार भी परेशान, किसान भी परेशान। किससे? भू राजस्व व्यवस्था से। तो आर्थिक कार्य में सबसे पहला है भू राजस्व व्यवस्था। जो आपने भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी है, पूरा का पूरा तो भू राजस्व व्यवस्था पढ़ डाले। तो भू राजस्व व्यवस्था में बढ़ोतरी, लगातार पढ़ने वाले अकाल, पढ़ने वाले अकाल। अकाल पड़ेगा तो क्या होगा? भू राजस्व दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा। और जब नहीं दे पाएगा तो अब देखो ये ऐसी स्थिति है कि तुम यहां से जा रहे हो दिल्ली, समझो तुम यहां से जा रहे हो दिल्ली जी, आप अनुराग, तुम्हारे सामने मान लो बैठा है ग्रेट खली। अब तुम उससे तो नहीं जीत पाओगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। और तुमको बिल्कुल झापड़ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, बैठाए जा रहा है। और तुम यहां से दिल्ली तक जा रहे हो, बिल्कुल पढ़ दिए जा रहे हो। तो लगातार क्या होगा? बहुत बहुत तुम विरोध, बहुत तुम सहोगे, बहुत सहोगे। उसके बाद अचानक से क्या तुम्हारा गुस्सा फूटेगा और तुम बोलोगे होगा तू ग्रेट खली अपने लिए। बार बार पाने से अच्छा एक बार लड़ ही लेते हैं, शायद जीत जाऊं। तुम्हारा क्या हुआ? तुम अपने ऊपर इतना विश्वास है कि तुम सामने वाले का शरीर नहीं देख रहे हो, सामने वाले की बॉडी नहीं देख रहे हो, सामने वाले की क्षमता नहीं देख रहे हो। तुमने क्या किया? तुम बोले कि बार बार मार खाने से बेहतर है एक बार मैं लड़ ही लेता हूं। तो तुमने लड़ाई की, भर पेट लड़ाई की, और तुम्हें मार पीट के फिर बैठा दिया जीवन भर के लिए। यही हुआ रियासतों के साथ, समझ रहे हो? रियासत के साथ क्या हुआ? यही हुआ ना भाई। अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी, रियासत इतनी छुटकी सी, बार बार मारे जा रहे हैं, बार मारे जा रहे हैं। गोद लेने की प्रथा समाप्त, समझौता संधि कर दिया, अपने में विलय कर दिया, सेना नहीं रखने दिया जा रहा है, हथियार नहीं रखने दिया जा रहा है। भाई वो पहले जो कर सकते थे, कुछ अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अब लास्ट बार कर ही लेते हैं, लास्ट जुआ खेल ही लेते हैं। तो लास्ट जुआ उन्होंने खेला 1857, और बहुत तगड़े से खेला। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? मार मूर के जीवन भर के लिए शांत कर दिए। उसके बाद दोबारा नहीं आई रियासत, हो गया, खत्म हो गई कहानी, टाटा हो गए उनका। समझे उदाहरण? वही चीज है कि सामने वाले से युद्ध करने से पहले खुद की क्षमताओं का एक बार आकलन कर लेना बहुत जरूरी है, जो रियासतों ने नहीं किया। रियासतों ने खुद की क्षमताएं नहीं देखी। देखना, तुमसे तलवार लेकर के ऐसे ऐसे कर रहे हो, दूर से एक बंदूक मारो तुम निपट गए। पहले प्रशिक्षण तो ले लो, कुछ हथियार तो जुड़ा लो, कुछ लोगों को अपने समर्थन में तो रख लो। और जिनका तुम नेतृत्व ले रहे हो वही किसानों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। जमींदार नेतृत्व कर रहे हैं, जमींदार अंग्रेज से ज्यादा शोषण कर रहे हैं। काहे के लिए किसान उनके साथ आएंगे? किसान ना बोलेंगे कि भाई तुम ही तो कर रहे हो हमारा, और तुम बोल रहे हो कि फिर से हम तुम ही आ जाओगे सत्ता में। तो अभी सत्ता में नहीं तो इतना करो, सत्ता में आ जाओगे तो क्या करोगे? निपटा ही दोगे। ठीक है? तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक पृष्ठभूमि बन रही है 1857 का। क्लियर? हाँ भाई, बढ़ ही तो रही थी, पूरे तीनों में अपन बढ़ाए तो थे। अंग्रेज तुम्हारे हित ऐसी थोड़ी कम करेंगे, नहीं। अरे तो अभी तो सो रहा है ना। ठीक है? देसी उद्योग का पतन, देसी उद्योगों का पतन। ठीक है? अब देसी उद्योग का पतन तो आपने देख ही लिया कि कैसे हुआ था। बिल्कुल, सब चीजें इधर उधर हो गई थी। और साथ में जमींदार, जैसे मैंने बोला कि जमींदार भी क्या थे, जमींदारों के अधिकार भी छीन लिए गए, अधिकार छीन लिए गए। सूर्यास्त कानून आ गया। बहुत ज्यादा आराम पसंद ना बनो यार, कैसे कर रहे हो? बिल्कुल
ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा हैव सम मैनर है ना, बैठना है, आराम से बैठना है, ठीक है, बहुत वो नहीं। सूर्यास्त कानून बना दिया गया। अब सूर्यास्त कानून आ गया जिसके आधार पर जमींदारों की जमींदारी को भी नीलाम किया जाने लग गया। तो देखते देखते जमींदार भी क्या हुए, अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो गए। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक कारण। क्लियर है? ऑल आर आर्थिक रीजन। ठीक है, अब ये सब तुम पढ़ चुके हो, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो। भाई 1857 से पहले ही तुमने पूरी की पूरी पृष्ठभूमि पढ़ ली। हिस्ट्री एक साथ पढ़ने से फायदा यही है कि सब कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्ट हो रहा है ना। जितना तुमने पढ़ा है जो 4, 5, 6, 7 क्लास, अब इसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी पढ़ने के लिए मुझे अलग से वेटेज देना पड़ रहा है। बस वो कुछ नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और नाम भी तुम कहानी के माध्यम से उसको जोड़ करके पढ़ोगे तो नाम के भी तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहे ना बताएंगे भाई, पैसा दिए हो, बताएंगे, और साथ में तुम ही तो बैठे हो। सूर्यास्त कानून मतलब सूर्यास्त क्या होता है, सूर्य का अस्त हो जाना। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि एक तिथि निर्धारित कर देगा। बोला गया कि ये भैया 15 तारीख है, मैंने बोला कि 15 तारीख है, ठीक है, 15 तारीख को बोल दिया कि भाई एक जमींदारी मिल गई, मान लो तुम्हारी दुकान है, ठीक है, तो मान लो मैंने बोला कि भाई 15 तारीख तक तुम्हें क्या करना है, दुकान से जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, दुकान तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारे पापा की थी, मैंने बोला कि पापा की जगह मैं तुम्हें बिठा रहा हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे क्या देना है, इतना पैसा देना है, मतलब तुम्हें मुझे 10,000 रुपए रेवेन्यू के रूप में देना है। और बोला 15 तारीख, और अगर 15 तारीख तक तुमने ये 10,000 नहीं दिया तो ये दुकान मैं क्या कर दूंगा, नीलाम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, दुकान में नीलाम कर दूंगा, और जो ज्यादा कीमत देगा अब दुकान के अधिकार उसके पास हो जाएंगे। तो अब तुम्हारी मजबूरी होगी कि कैसे भी करके 10,000 रुपए वसूलूं, कैसे भी करके 10,000 रुपए इकट्ठा कर दूं, चाहे दिन को बेचूं, चाहे रात में बेचूं, चाहे रेडी लगाऊं, चाहे कुछ भी करूं, और जब लास्ट में कुछ नहीं हो रहा है तो फिर खुद को ही बेच दूं, लेकिन 10,000 रुपए कैसे भी जुगाड़ कर लूं, अदरवाइज नहीं किया तो ये दुकान क्या उग जाएगी, नीलाम। नीलाम हुई तो क्या हुआ, तुम दोनों तरफ से मार खाए ना। तुम्हारा आर्थिक जरिया भी क्या था, दुकान थी, पैसा कमाने का, वो भी गया, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा कि दुकान का मालिक था, दुकान अब इसकी नहीं है। अगल बगल वाले जो तुम्हें पहले ऐसे देखते थे, अब वो सब तुमको बोले 2 झापड़ मार के जा रहे, ले दुकान तक तो संभाल नहीं पाया, क्या कर रहा है अब, साहब झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, यही करेगा तू, समझ रहे। तो यही चीज बोली जा रही है सूर्यास्त कानून के अंदर। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत क्या है कि भाई एक निर्धारित तिथि तक अगर जमींदार राजस्व नहीं देगा तो उसके जमींदारी के अधिकार नीलाम कर देंगे। और जो बहुत छोटे छोटे, अब चूंकि राजस्व की जो रकम है बहुत ऊंची है, हाफ देना है ना, हाफ वसूलना है, उसमें भी 1/11 भाग उसको मिल रहा है, 10/11 भाग उसको क्या देना पड़ रहा है, अंग्रेजों को देना पड़ रहा है। तो इतना वसूल करने के बाद भी उसके पास कुछ ज्यादा आ नहीं रहा है, केवल नाम का वो जमींदार है, केवल नाम का वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको लग रहा है ज्यादा से ज्यादा वसूल करूं, और लगातार अकाल भी पड़ रहे हैं। अब किसानों की उपज भी नहीं हो रही, किसान बोल रहे हैं, और चूंकि जमींदार और किसानों के बीच में कैसा रिश्ता है, भाई गांव के तो हैं, तो कुछ कुछ जमींदार क्या है, भले भी हैं, कुछ कुछ जमींदार क्या कर रहे हैं, जनता से थोड़ा सा उनका जुड़ाव है, तो बोल रहे हैं कि ठीक होगा, नहीं हो रहा है तो चलो मैं इस बार लगा देता हूं, हर एक बार लगाएं, चूंकि कभी भी नहीं हो रही उपज अच्छी, तो बेचारे कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि भाई हमारी तो हालत खराब होती जा रही है, तो जमींदारी भी जा रही है और लगातार हमारा शोषण भी हो रहा है। तो वो जो जमींदार हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब अब विद्रोह में शामिल हो रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं कि भैया इससे तो हमें जीवन भर के लिए क्या होगा, बंधन में पड़े रहेंगे, तो अब यही समय है, चलो हम भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है।
क्लियर है? आर्थिक कारण। अब आता है सामाजिक धार्मिक कारण। अब सामाजिक धार्मिक कारण यानी सामाजिक भी कारण और धार्मिक भी कारण। देखो चूंकि समाज और धर्म पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा एक दूसरे से जुड़ा। तो अब क्या हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में क्या किया जा रहा है, सती प्रथा। सती प्रथा को क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। बाल विवाह को बंद किया जा रहा है। बहु विवाह, इसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। विधवा विवाह, इसको फिर से कराया जा रहा है। ये सबको बंद किया जा रहा है। अब ये सबसे क्या होगा, कुछ लोग आएंगे ना, कुछ लोग आएंगे क्या करेंगे, बोलेंगे ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, हमारी धार्मिक संस्थाओं को क्या कर रहा है, हमारी वैवाहिक संस्थाओं का कुठाराघात, मैरिज इंस्टीट्यूशन को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म हो रही है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बोला जा रहा है बाल विवाह, मतलब एक लड़की का विवाह 10 भी बहुत है, 8 साल की उम्र में कर देना, 6 से 8 साल की उम्र में कर देना, है ना। एक बालिका वधू एक सीरियल आता था, देखते थे बालिका वधू। एक बालिका वधू 2 सीरियल आया था जिसमें कोख में ही डिसाइड कर दिया था कि विवाह हो जाएगा, अगर लड़की हुई तो इस लड़के से विवाह होगा, मतलब बच्ची पैदा हुई कि पहले उसका विवाह तय कर दिया गया, बालिका वधू 2 में। और बालिका वधू 1 में छोटे छोटे दोनों रहते हैं, आनंदी और जगिया गिया क्या नाम रहता है ना सीरियल में। तो क्या है, वो बालिका वधू है ना सीरियल, और पूरा इसी बेस पे है। तो क्या किया जा रहा है, बाल विवाह किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये वैवाहिक संस्थान है ना, मैरिज इंस्टीट्यूशन। अब बाल विवाह के ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगा दी, सती प्रथा हो रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी, बहु विवाह किया जा रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी, विधवा विवाह किया जा रहा था उसके ऊपर बोल रहे हैं कि भाई विधवा विवाह कैसे हो सकता है, पति तो परमेश्वर है, और परमेश्वर एक बार निपट गए तो तुम दूसरा परमेश्वर थोड़ी बनाओगे, कि बनाओगे। पति परमेश्वर निपट गया, परमेश्वर भी निपट सकते हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये सब विरोध में क्या हुआ है। अब सती प्रथा क्या है भाई, बताओ सती प्रथा क्या होती है, उसको भी जला देते हैं। तो आखिरकार इसकी शुरुआत क्यों की गई, सती प्रथा की शुरुआत क्यों हो रही है, क्या कारण है कि सती प्रथा है, सती प्रथा का ओरिजिन कहां से देखने को मिलता है। सती प्रथा की शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत और एक मैथोलॉजी, दोनों चीज है। एक तो ऐतिहासिक शुरुआत की बात की जा रही कि कहां है, गुप्त काल में शुरुआत देखने को मिल रही। गुप्त काल के एक अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। मैथोलॉजी में क्या बोला जा रहा है, सती किसकी पत्नी है, शिव की पत्नी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सती क्या हो रही है, सती अपने आप को भस्म कर लेती हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि पति का अपमान हुआ है। मतलब समझ रहे हो, पति का अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ, किसके हुआ, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में हुआ। कि प्रजापति दक्ष को क्या है, प्रजापति दक्ष ने नहीं बुलाया शिव को, और फिर जब सती पहुंची तो उसके बाद सती का भी अपमान किया जा रहा है और उनके पति का भी अपमान किया जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जिस घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है, अब इस देह को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मुझे अपने आप को भस्म कर लेना चाहिए। तो उन्होंने भस्म कर लिया। तो यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हो गई। मतलब क्या है, पति का अपमान, एक शब्द जुड़ा ना, तो मतलब पति का अपमान, और पति ही ना रहा तो अब अपमान कैसे होगा। तो अब तुम्हें अधिकार है जीने का, नहीं है ना।
क्योंकि किसने ये सब किया था? भगवानों ने किया था। और जब भगवान कर सकते हैं तो तुम नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना, निपटना पड़ेगा। और जो भगवान के बिल्कुल वो हैं, ये कहते हैं ना कि मतलब उन्होंने अपने कंधों पे, अपने दोनों मजबूत कंधों पे ये भार उठा के रखा है कि हम भगवान को भी सुरक्षित रखेंगे, भगवान की संस्थाओं को भी सुरक्षित रखेंगे और ये सोच को भी सुरक्षित रखेंगे। वो विरोध करेंगे? सती प्रथा जैसे खत्म होगी तो वो सब लोग इकट्ठा हो गए। राजा राधा कांत देव, उन्होंने कौन सी सभा स्थापित की? धर्म सभा। नाम क्या रखा है? धर्म सभा। मतलब धर्म को बचाने के लिए सभा की जा रही है। और किस चीज को बचाने के लिए? सती प्रथा को आपने अंत कर दिया। और सती प्रथा हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीज है, सोचो। और वो राजा राधा कांत देव, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जमींदार व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, उसकी ऐसी सोच। तो जो पढ़ा लिखा संपन्न व्यक्ति की ऐसी सोच है तो वो उस समय पे कैसी सोच रही होगी? ठीक है। और सती प्रथा सीधी बात है कि जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ गया, गुप्त साम्राज्य को क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन इरा कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लोगों के पास अब ज्यादा पैसे आ गए, सामंतवाद आ गया। सामंतवाद आ गए मतलब पुरोहित वर्ग के पास भी अब पैसा आ गया, ब्राह्मण वर्ग के पास पैसा आ गया, सामंतों के पास पैसा आ गया, सेनापति के पास पैसा आ गया, सबके पास पैसा आ गया। तो क्या करेगा वो? भोग विलास की चीजें ज्यादा खरीद पाएगा? भोग विलास मतलब अभी तुम लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो तुम क्या करोगे? जाकर के जितनी भी मार्केट में चीजें हैं सब खरीद के ले आओगे, पैसा आया ज्यादा। कंज्यूमरिज्म को तुम करोगे, उपभोक्तावाद को ज्यादा बढ़ाओगे। तो उस समय स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। स्त्री को क्या, आज के समय में बहुत लोग बोलते हैं कि स्त्री क्या है? भोग विलास के लिए। तो जब स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझेंगे और अचानक से तुम्हारा धन ज्यादा आ जाएगा तो तुम भोग करोगे ना ज्यादा। और जब भोग करोगे तो ज्यादा बीवियां रखोगे, ज्यादा बीवियां रखोगे तो जब तुम निपटोगे तो उनके जो परिवार वाले हैं उनके बीच में क्या विवाद होगा ना। अब परिवार वाला बाप भाई लोग वो संपत्ति लेना चाहते हैं और बीवी हैं 10 ठो, 10 आपस में लड़े मरे जा रही हैं। और वो सोच रहा है कुछ दे करके मनाऊं, लेकिन ये तो 10 को कुछ कुछ देऊंगा तो भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगी प्रॉपर्टी। तो ऐसा शुरू करते हैं, सती प्रथा को ले आते हैं। और जब ये मरेगा पति तो 10 को डलवा देंगे आग में। न बचेगा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सब प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? हमारे पास। तो पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं ना, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज। तो ये पूरा चल रहा है वो। उसके पीछे कारण क्या है? पूरा पूरा इतिहास कारणों पे चल रहा है, कोई भी चीज ऐसे नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा सती प्रथा। बहुविवाह, बहुविवाह तुमको जैसे मैं बोल ही दिया कि भाई ज्यादा पैसा आएगा तो तुम ज्यादा शादी करोगे, ज्यादा शादी करोगे तो बहु, मतलब ज्यादा बहु है, ज्यादा शादी करना है, उसको तुम बहुविवाह कहोगे। विधवा विवाह, अब जब तुमने इतना बोल दिया तो तुम विधवा विवाह का सपोर्ट करोगे? चलो ठीक है, कोई स्त्री बहुत विरोध हुआ और उसने क्या किया, सती प्रथा से रुक भी गई, लेकिन वो जीवन भर वो क्या रहेगी? विधवा रहेगी। और विधवा को न कपड़े वैसे पहनने का अधिकार था, ना ही सोना चांदी छूने का अधिकार था, और ना ही सभाओं में जाने का अधिकार था, ना ही उत्सव मनाने का अधिकार था। यानी उनका जीवन पूरी तरीके से निरस। मैं एक भागवत कथा सुन रहा था ठीक, तो उन्होंने बोला कि विधवाओं को ये अधिकार नहीं होता है कि उन्हें हंसना नहीं चाहिए इस तरीके से, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मतलब अभी की बात है, रिसेंट, अभी कुछ 1-2 महीने पहले की एक भागवत कथा में मैं बोला हद इंसान है ये भी। चालू करो तो ठीक है। तो ये सब क्या कारण क्या बन रहे हैं? ये सब लोग जो जो इनका समर्थन कर रहे थे, हर कोई विरोध करेगा, बस वही चीज हुआ। ठीक है। बहुत मतलब दुखदाई घटना नहीं है ये सब चीज। अब इसमें तुम लोग लिख लोगे, मेन महत्व लिखना नहीं है, मेन महत्व समझना है। चीजों की पूरी पिक्चर क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या हो रहा है? 1813 में क्या हुआ? ईसाई मिशनरी भारत में आई। अब ईसाई मिशनरी क्यों आई थी? धर्मांतरण कराने।
रिलीजन चेंज कराने, है ना। तो 1813 में ईसाई मिशनरी आए और इन्होंने क्या शुरू किया, धर्मांतरण। और धर्मांतरण शुरू कराने के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा चुना, लोगों को पैसा देना। आर्थिक, चूंकि आर्थिक रूप से क्या है, बिल्कुल सब वैसे हो गए हैं, तो अलग अलग अधिकार देना, पढ़ाना लिखाना, साथ में जेल सबसे बढ़िया तरीका। जो जो आएगा, मान लो जो कैदी आएगा, उन सबको बोला जाएगा कि अगर तुमने इस्लाम कबूल कर, तुमने अगर ईसाई धर्म को अपना लिया तो क्या होगा, तुम्हारी जेल की सजा माफ कर दी जाएगी। अब एक व्यक्ति जो स्वार्थी, उसको लगा कि भाई यहाँ कोड़े पड़ रहे हैं, इससे अच्छा कबूल कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल शिक्षा दिलाया भाई। आज भी डीएवी कौन सी कॉलेज है, कौन सी स्कूल है, ये आपकी जितनी भी जहाँ पे चर्च बना रखा है वो कौन सी स्कूल है, वो मिशनरी हैं। वो किसी और धर्म का वहाँ प्रार्थना भी नहीं होने देती, किसी और भगवान की पूजा भी नहीं होने देती। वो किसको मानते, केवल और केवल, और डेली उनका वो चर्च का चलता है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, सब चीज मनाया जाता है। लेकिन भारतीयों का कुछ नहीं, यानी जो हिंदू और मुसलमान का कोई तीर्थ कुछ भी नहीं मनाया जाता, कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। तो क्या है, वो भी तो अभी भी तो ईसाई मिशनरी ही है ना, और आप अभी भी वहीं पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो कैसा कल्चर सीख रहे हैं बच्चे। ये जो बच्चे निकलेंगे ये बोलेंगे कि ये धर्म क्या है, कबाड़ा है, क्योंकि धर्म के बारे में कुछ जाने नहीं। क्योंकि धर्म की जो शिक्षा दी जाती है वो आपको स्कूलों में दी जाती है। पहले होता था गुरुकुल होता था, शिक्षा दी जाती थी। अब ऐसा कुछ तो है नहीं कॉन्सेप्ट, तो आपको शिक्षा कहाँ मिल रही, स्कूल में मिल रही। और स्कूलों में आपको किस तरीके से शिक्षा दी रही, कोई धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा रही है। तो आप कहाँ जानोगे अपने धर्म के बारे में। कुछ टाइम के बाद बोलोगे मम्मी पापा भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा भी उतने ज़्यादा कूल ड्यूड टाइप के नहीं लग रहे हैं, देहाती जैसे लग रहे हैं कि लड़के आए के निब्बा निब्बी। स्थिति देखो इनकी, हर चीज़ इनको मॉडर्नाइज चाहिए। 18 साल के अंदर, 14-15 साल के अंदर इन्होंने अपना पूरा का पूरा कैरियर सेट कर लिया। मिलो बैठो, तुम मुंह धुल के आओ भाई। कैसे रात को सोते नहीं हो, क्या करते हो रात को। तो ऐसा कैसे है कि भाई तीनों जग रहे हैं, तुम सो रहे हो। सिर कैसे दर्द दे रहा है बार बार गुदगुदी करेगा, ठीक है। थोड़ा सा तो एक गोपीनाथ नाम का कैदी है। वो क्या कर रहा है, गोपीनाथ नाम का कैदी भाई साहब, वो देखा, उसने बोला कि भैया क्या हो रहा है, जेलों में ईसाई मिशनरी आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, राम और रहीम को, राम और मोहम्मद को गाली देते हैं। वो बताया ये एक ब्राह्मण है और जिसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। और जब बाहर निकला तो उसको पकड़ के ऐसे ऐसे झकझोरे, बोले काहे के लिए किया तू। तो बोले अरे हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे। फिर दयानंद सरस्वती आए, बोले चलो हो गए, तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहे तो फिर से हिंदू बन जाओ है ना। जैसे अभी तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री बोला घर वापसी। अरे पगला है घर वापसी। मान लो उसके 4 पुरखे लोग ने कर लिया और उसने 30 से 40 साल तक एक संस्कृति को अपनाया, और तुम उसके बाद अब बोल रहे हो घर वापसी। तुम उसको बताओ ना कि भैया घर वापसी की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता क्या है, अपने धर्म को समझने की, अच्छी चीजें समझने की, हर एक धर्म को समझो। घर वापसी कहाँ है भाई, आपस में लड़ेंगे, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कभी नहीं बोलते कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। और हिंदू राष्ट्र, ये बताओ हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या ये सब चीज रुक जाएगा जितना हो रहा है। अरे आओ बढ़े चाहे ना बढ़े, इंसान बदल जाएगा। मैंने अपना नाम तिवारी की जगह मैंने अपना नाम खान कर लिया, तो अब मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ जाएगा। अंदर से तो मैं वो तिवारी ही हूं ना, क्योंकि 30 साल तक तो मैंने क्या अपनाया है, तिवारी ही अपनाया है। मेरा सोशल कल्चर क्या है, मेरे अगल बगल मैंने जो संस्कार देखे, संस्कृति देखी, घर का जो रीति रिवाज देखा, वो पूरा क्या है, हिंदू कल्चर है।
या कि जो मुस्लिम के घर में हुआ उसने पूरा का पूरा कल्चर क्या देखा, मुस्लिम देखा। तो अंदर से तो वो धर्म अपनाने के बावजूद वो मुस्लिम है, हिंदू बनने के बावजूद, चूंकि वो पूरी संस्कृति वही सीखा है। और अगर आप किसी भी वातावरण में 2-4-5 साल रह लो तो वो चीजें आपके अंदर अडॉप्ट हो जाती है। तो कैसे घर वापसी है पॉसिबल? तो जो वहां पे हो रहा था वो यहीं पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे वहां पे। अब क्या बोले, कोई बोले कि वो तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, हम करें तो बुरा है। तो चलो ठीक है, तुमने लूटा तो तुम्हारे लूटते टाइम तक नहीं हुआ, हम भी लूटेंगे। जनता है, सबको लूटे, सब मिल करके लूटें, ठीक है। तो ये सब चीज बोली जा रही। तो ये सब क्या बन रहा है, एक आधार बन रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो जो आटा यूज रहता रहा उसमें क्या हड्डी का चूरा मिला दिया जाता था, धर्मांतर। और ये सब चीजें बाहर अफवाह के रूप में निकलेगी तो क्या होगा, जैसे तुम जेल से निकले, या कि चलो मान लो तुम सेना में भी हो, जैसे तुम बाहर निकले तो जनता जान रही है, जनता बोलेगी ना अरे ये भी वो हड्डी वाला चूरा वाला खाया होगा, तो तुरंत तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बहिष्कार शुरू होगा, बायकाट वही शुरू हुआ, ठीक है। तो वो सब क्या है कि भाई ठीक है, पैसा तुमको मिल गया, सब चीज मिल गया, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा तुमको नहीं मिली, तुम विरोध करोगे। यही कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद सैन्य कारण देख लेते हैं। बस चीजों को समझ लो और बुलेट पॉइंट में कुछ कुछ चीजें लिख लो, बाकी इसको बुक में पढ़ने जाओगे तो अच्छा खासा 6-7-8 पेज दिखेगा, इनका कोई मतलब नहीं है। गोपीनाथ नाम का कैदी है, एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। गोपीनाथ नाम का कैदी है, ये जब जेल से बाहर आ रहा है तो ये बता रहा है, ये जानकारी दे रहा है कि भैया जेल में हमारे साथ क्या क्या चीजें होती थी। जेल में हमारे साथ ये हो रहा है कि भाई हम पहले हमें थाली ले जाने का अधिकार था, अब हमें थाली भी नहीं लेकर के जा सकते हैं। अंग्रेजों ने बोला थाली भी तुम्हारी नहीं रहेगी, थाली भी हम देंगे। और है ही कि भाई आटा में क्या मिलाना है, हड्डी का चूरा। तो जैसे खाना खाने बैठोगे तुम्हारे अंदर संदेह रहेगा, भैया इसमें कुछ ना कुछ तो मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिला है। फिर ये आकर के बता रहा है कि भैया हमारे भगवान को क्या दिया जा रहा है, गाली दी जा रही है। और ईसाइयों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे तुम वो केरला स्टोरी मूवी देखे ना, यही वो बोल रही थी ना केरला स्टोरी मूवी में कि भैया कैसे तुम्हारे भगवान है, शिव मरे तो अपनी पत्नी को लेकर के हर एक जगह, शिव नहीं वो मान ले, पर सती मरी तो उसके बाद पूरे को पूरे लोक में लेकर के घूम रहे हैं। तो वो लड़की बोलती सही में, बोलते हाँ, कैसा तुम्हारा भगवान है, कैसा तुम्हारा भगवान है कि वो जो राम है वो खुद से नहीं बचा पा रहे हैं, बंदरों को इकट्ठा करके लेकर के जा रहे हैं। भाई ऐसा भगवान जो अपनी पत्नी को भी अपने दम पे नहीं जीत पा रहा है, वो कैसा भगवान है तुम्हारा। वो बोल रहे कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमें तो घर वालों ने बताया ही नहीं। तो बिल्कुल, फिर उसके बाद जा रही हैं घर में तो अचानक से बिल्कुल पूरा कन्वर्ट हो जा रही हैं। तीनों अलग अलग थी, एक लिबरल फैमिली की थी, एक कम्युनिस्ट थी और एक हिंदू परिवार से थी। 3 अलग अलग लड़कियां रहती हैं और तीनों का अपना अपना बताया कि भाई जो लिबरल है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक जो कम्युनिस्ट है उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और जो हिंदू है वो तो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। तो क्या है कि भाई अब हो गया, अब इसके पीछे कारण अब क्या कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है तो तुम्हें कोई भी कुछ भी बता के बरगला सकता है, और चूंकि अब मालूम करना तो हमारा वो है नहीं। तो ये सब कारण क्या हो रहा है, ये सब जो उस टाइम पे हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, सेम चीज है। अब सैन्य कारण, कुछ सैन्य कारण क्या है। अठारह 1824 में बैरकपुर की छावनी, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कि बर्मा जाना है, ठीक है। कहां जाना है, बर्मा मतलब आज का म्यांमार, ठीक है। और बर्मा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समुद्र पार करना पड़ेगा।
और समुद्र पार करने को क्या माना जाता है? पाप। आपका धर्म क्या हो जाएगा? आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यार? इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तुम लोग लॉजिक सोच पा रहे हो? यानी तुम कुछ भी चीज सुनते हो तो उसके पीछे लॉजिक तो लगाते हो ना। क्या इसके पीछे लॉजिक होगा कि समुद्र पार करना मतलब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या होता है समुद्र में भाई? ऐसा मछलियां रहती है इसलिए। और क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों बोले? क्या हनुमान जी भी तो समुद्र पार करके आके गए थे, फिर ऐसा क्यों बोले? वही सोचने वाली बात है। उन्होंने बोला कि वो भगवान है, वो भगवान है, वो हर एक चीज से मुक्त है। लेकिन हम तो इंसान है ना, हम तो सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि वो तो धर्म से ऊपर है। मतलब एक सोचने वाली बात है, वो धर्म से ऊपर है वो। मतलब ये तुम्हें क्या लग रहा है, कैसा कारण लग रहा है? बताओ भाई अनुराग, खोलो कुछ मुंह के पट अपने और बताओ, ये समुद्र पार करना तुम्हें कैसे लग रहा है धर्म भ्रष्ट कर रहा है? कुछ अपना आइडिया लगाओ, कुछ बताओ कैसे हो रहा है, क्या है कारण इसके पीछे? कुछ समझ में आ रहा है? सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ जितना सोच सकते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया होगा कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जबकि पहले अच्छा खासा व्यापार भी हो रहा है। भारतीयों का अच्छा खासा व्यापार हो रहा था ईरान इराक, भाई समुद्र के मार्ग से भी व्यापार हो रहे थे, है ना? देख रहे हो कि जितना ये तुम्हारे ये साउथ वाले हैं, तो ये मलय द्वीप हो गए, ये जितने भी है सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, हर एक क्षेत्र पर ये पहुंचे, समुद्र पे तो ये भी गए। लेकिन अब ये क्या कारण है कि ऐसा नई परिभाषा धर्म की गढ़ी गई? और ये अधिकांश मध्यकाल की गढ़ी हुई घटना है। आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, उसकी ये घटना है, पहले नहीं था। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं बात बोली गई है, यहां तक बिल्कुल मैं श्योर हूं 101%। इसके पीछे क्या रीजन? देखो इसके पीछे रीजन ये है, अब चीजें समझो। अब इस्लाम का उदय हो गया है, कारण समझो क्या है? इस्लाम का उदय 7th सेंचुरी में क्या हुआ? इस्लाम का उदय हो गया। आप समुद्र पार करके जाओगे, दूसरे देश जाओगे, वहां पे क्या है? इस्लाम। समझ रहे हो? दूसरे देश जाओगे तो क्या है? वहां पे इस्लाम है। कहीं आप इस्लाम से प्रभावित हो गए तो? क्योंकि इस्लाम अभी क्या कर रहा है? इस्लाम अभी शुरुआती में है। और इस्लाम क्या बोल रहा है? इस्लाम बोल रहा है बंधुता की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है, जातिवाद वहां पे नहीं है, समानता की बात कर रहा है। और तुम्हारे धर्म में क्या किया तुमने? जातिवाद में बंटवारा कर दिया, इतने सारे अंधविश्वास ले आए, इतने यज्ञ कर्म कांड जितना हो सकता था सब ले आए। और एक धर्म है जो अभी इन सब चीजों से हटा हुआ है। तो जब आप उसके प्रभाव में जाओगे तो हो सकता है कि क्या आप उसको स्वीकार कर लोगे? क्योंकि अब लोगों में क्या आ रही है? लोगों में अब धीरे धीरे नई सोच आ रही है भारतीयों में, तो हो सकता है जाएं और अपना कन्वर्ट हो जाएं। तो एक धर्म को गढ़ दिया कि समुद्र जो भी पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और एक आम आदमी, एक सांसारिक व्यक्ति धर्म से बड़ा डरता है। किसी से नहीं डरेगा लेकिन धर्म से बहुत डरेगा। ठीक है, कारण समझ में आया? कभी भी तुमसे कारण कोई पूछे कि क्या कारण है, तो कारण ये है। अब इससे क्या होगा? अब जैसे तुम समुद्र पार नहीं करोगे, दूसरे देश नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा? तुम कूप मंडूक बने बैठे रहोगे। भारतीयों के अंदर किसी प्रकार की भी वैज्ञानिकता, हिंदुओं के अंदर स्पेशली किसी प्रकार की वैज्ञानिकता, किसी प्रकार का नवाचार, इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई। इसके पीछे कारण क्या है? आप कूप मंडूक बने रहे। तुम उमरिया में बैठे रहोगे तो तुम्हें क्या मालूम कि दिल्ली में क्या कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जबलपुर में क्या नया हो रहा है, किस तरीके से मॉल काम कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं, किस तरीके से रोबोटिक दुनिया आ गई है। और तुम क्या हो? अपने वही दुनिया में मस्त मगन हो। तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे डेवलप कर रही है। देखा है एक आज तक की न्यूज एंकर सना, क्या है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट है, और वो क्या कर रही है? न्यूज पढ़ रही है। तुम अगर निकलोगे ही नहीं बाहर तो तुम्हें ये सब चीज के बारे में नॉलेज रहेगा?
कुछ नहीं रहेगा। तो तुम अपने आप को क्या सर्वज्ञ मानोगे? यही भारतीयों के साथ हुआ, यही स्पेशली हिंदुओं के साथ हुआ। समुद्र पार पर रोक लगा दी, बाहर नहीं निकले तो किसी प्रकार की नई वैज्ञानिकता नहीं आई, किसी प्रकार का नवाचार नहीं आए, जिसके कारण अब आप देख रहे हो कि उनका जो यूपी हो गए, बिहार हो गए, जो राज्य पहले बहुत संपन्न थे, अचानक से वो राज्य क्या खत्म हो गए। अचानक से राज्य खत्म होने के पीछे कारण क्या है? यही कारण है, व्यापार पे पूरा पूरा अरब वासियों का हाथ आ गया। क्यों? क्योंकि अब आपने समुद्र मार्ग ही पार ही नहीं किया, तो अब आप व्यापार कर ही नहीं रहे, और आप अपने आप को क्या बोल रहे हो? धार्मिक बोल रहे हो। धर्म को आपने पकड़ा और सब आपके अंदर खत्म, यानी कोई नई वैचारिकता आपके अंदर नहीं है। तो ये सब कारण बन रहा है। एक बड़ी पिक्चर है, ब्रॉड पिक्चर है, ठीक है। खत्म हो गए, 1 घंटे हो गए क्या? चलो थोड़ा सा इस टॉपिक को तो खत्म ही कर देते हैं, सैन्य कारण है ना, 2-4 पॉइंट और कर लो। यानी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? मजा आ रहा है? सो रहे हो, मजा आ रहा है सो रहा है इसीलिए मजा आ रहा है। बिल्कुल सर, बढ़िया कहानी सुना रहे हो, ये कहानी लोरिया का काम कर रही है ना। 1806 में ये करिए, 1806 में वेल्लोर की एक जो सैनिक छावनी थी, उसने विरोध किया किसका? माथे पर तिलक, देखो माथे पर तिलक और पग मतलब जो पगड़ी रहती थी, पग पहनने का क्या किया गया था? पहनने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, और उसकी जगह पे क्या पहनाया जा रहा था? हैट। अंग्रेजों की तरह गोल हैट, और उसके स्थान पर हैट, और हैट में ऊपर एक ऐसा रहता रहा, वो किसका रहता रहा? वो रहता रहा गाय और सुअर के चमड़े से बना रहता था, ठीक है, जो ऊपर तमगा लगा रहता था। हाँ, तो वो किससे बना रहता था? तो गाय और सुअर के चमड़े से बना रहता था। तो भाई साहब, इसका विरोध हुआ विरोध, ठीक है। तो जो हैट के अंदर जो एक तमगा था, वो किससे मिलकर के बना था? गाय और सुअर के चर्बी से। अब देखो, गाय मतलब हिंदू, सुअर मतलब मुस्लिम। गाय मतलब हिंदू, सुअर मीन्स मुस्लिम। या कोई सुनेगा तो बोलेगा अरे ये तो भैया खतरनाक बात बोल दिया। सॉरी भाई, अगर किसी की भावनाएं आहत हो। मैं ये बोल रहा हूं कि गाय हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, और सुअर, मुस्लिम सुअर को क्या मानते हैं? बुरा मानते हैं। उनके धर्म का वो होता है, सुअर उअर वो नहीं खाते, है ना मुस्लिम, बाकी सब खा लेंगे। अब होगा कुछ, सुअर को वो क्या मानते हैं? हराम। तो इस आधार पर क्या हुआ? इस आधार पर यह बोला गया कि भैया, इसका विरोध किया गया किसके द्वारा? ये जो वेल्लोर की सैनिक छावनी के द्वारा, कि भाई हमें पगड़ी नहीं पहनने दी जा रहा है, हमें टीका नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ? हिसाब हुआ, विद्रोह हुआ, और फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? ये पूरी सैनिक छावनी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और जो जिसने विरोध किया सबको फांसी पर लटका दिया। बहुत कर लिया विरोध, ठीक है। और ऐसी स्थिति जब अफगान युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति हो रही है कि भैया कुछ भी खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है भारतीय सैनिकों को। क्या होगा? दिक्कत होगी ना। एक सीताराम नाम का एक सिपाही है, मैं उदाहरण इसलिए दे देता हूं ताकि कम से कम नाम से भी तुम कुछ समझ सको। एक सीताराम नाम का सिपाही है भाई, ये वापस आया अफगान युद्ध से वापस आए। जैसे ये वापस आए तो इसके गांव वाले ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि हर जगह अफवाह उड़ गई थी कि भाई युद्ध के समय इन्होंने अपने धर्म का
पालन नहीं किया, और ये अब क्या हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए। और अगर आपका धर्म भ्रष्ट हो गया तो क्या हो गया, आपको समाज में रहने दिया जाएगा? तो यही हुआ इसके साथ, ठीक है। तो सीताराम नाम के व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट के आधार पर इसे क्या कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। और ये सब समाज से बहिष्कृत कर दिया, ये सब हुआ तो क्या हुआ? अरे सीधी बात है कि भैया वो भी थोड़ी चाहेगा, कहाँ जाऊंगा भाई, वो करेगा ना। फिर ये सैनिक विद्रोह के कारण ये सब बन रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही। साथ में ये भी तुम देख रहे हैं ना कि अधिकांशक सेना कहाँ की है, अवध और बंगाल, यहाँ के नहीं अधिकांशक सेना कहाँ की है, अवध और बंगाल से है अधिकांशक सेना के लोग। और अवध के कौन से, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग की अधिकांशक सेना है। और ब्राह्मण वर्ग किससे जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, जमींदारों से जुड़ा हुआ पूरी तरीके से। उस टाइम पे अवध में जितने भी घर थे, हर घर से एक ना एक सिपाही था जो सेना में शामिल था। तो भाई साहब, अगर किसान के हित प्रभावित होंगे तो वो सैनिक के भी हित प्रभावित होंगे। अगर उनका आप धर्म भ्रष्ट करोगे तो उनका भी, जमींदार के अधिकार करोगे तो उनका भी। तो इससे क्या हुआ, आपने उनके साथ अत्याचार किया, उनका शोषण किया। यहाँ पे सैनिकों में भी क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो, पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। और साथ में वर्दी का, बोलते हैं ना, एक वो फिरंगी मूवी आई थी, फिरंगी, वो कपिल शर्मा की मूवी आई थी। तो जो लड़की का पिता रहता है वो बोलता है कि तू तो अंग्रेज के साथ हो गया, इसलिए मैं तेरा विवाह नहीं करवाऊंगा। और उसको लगा कि मैं वर्दी पहन लिया हूं तो अब मेरा सम्मान बढ़ेगा। और पहले उसकी शादी होने वाली थी, अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेजों की वर्दी पहन ली है। तो उसका जो समाज में एक जो प्रतिष्ठा थी वो भी अब क्या हुई, दांव में लगे, शादी नहीं हो रही है, तो दिक्कत हो रहा है। तो अंग्रेजों की वर्दी तुम्हें कुछ नहीं दे रही है। साथ में और दूसरा क्या कारण हो रहा है, दूसरा इनकी सैलरी, इनका वेतन भी प्रभाव डालेगा। देखो, भारतीय घुड़सवार को, जो भारतीय घुड़सवार था उसको कितना रुपए मिलता था, 27 रुपए। और जो पैदल सिपाही था उसको क्या मिलता था, 7 रुपए। अब सोच लो इनका वेतन है, ये इतनी मेहनत करेंगे और क्या मिलेगा, जो घुड़सवार है उसे 27 रुपए और 7 रुपए इसको। और इसी में इनको अपना कपड़ा भी करना है, इनको धोना भी है, खाना भी सब करना है। अब ये मान लो मंथली तो नहीं ही रही होगी, क्योंकि 7 रुपए और 27 रुपए उस टाइम पे बहुत रहता था, सालाना रही होगी, 7 रुपए सालाना। अब सोच लो 27 रुपए सालाना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, ठीक है आपने सेना में काम किया, लेकिन आर्थिक रूप से भी ना, भाई मैं यहां पढ़ा रहा हूं, पैसा ना मिले मेरे को, कितने दिन में पढ़ाऊंगा, मैं विद्रोह करूंगा ना, वैसे नहीं मिल रहा है विद्रोह अब मेरा शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद हाँ, वो प्रसन्न होकर के बोलेगा कि साहब आपने बहुत अच्छा किया, मेरी तरफ से बख्शिश से फेंकेगा। मैं बोलेंगे ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग नहीं अपनाऊंगा कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठा, मैं ले लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ले लूंगा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम सामान भी फेंकना अपने दुकान से, मैं वो भी ले लूंगा, उससे भी मैं उठाता हूँ। बोला मेरा घर चलने लगेगा, घर वाले खुश। बताओ ठीक है, लड़के की पेमेंट नहीं मिल रही, लेकिन सामान पूरा घर का ले आ रहा है, खुश। अगर ऐसा तुम कुछ करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब कारण बनेंगे ना, यही है सब सैन्य कारण। क्लियर है? गोरे काले का भेद, सेना में भी गोरे काले का भेद हो रहा है। अंग्रेज गोरा है, भारतीय काले है। तो सेना में भी उच्च पद किसको नहीं मिल रहा है, भारतीयों को। प्रमोशन नहीं होने वाला, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। वो कितनी भी सेवा कर ले अंग्रेजों की, उसको मालूम है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा,
तो एक टाइम के बाद आपके मन में आएगा ना कि यार मैं कितनी भी स्वामी भक्ति कर लूँ, आप मेरे को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो इससे अच्छा तो भाई मेरे को किनारे हो जाना चाहिए। तो यही हुआ, इसलिए सैन्य विद्रोह भी हुआ। अब तात्कालिक कारण भी देख लो क्या है, उसमें कुछ खास नहीं तात्कालिक कारण, चर्बी वाला है। कहा जाता है कि न्यू इनफील्ड राइफल आई, न्यू इनफील्ड राइफल आई, और उसमें क्या करते हैं, वो उसमें एक ऊपर रहता है जिसको ऐसे दांत से पकड़ के आप खींचोगे और उसके बाद कारतूस को आप लगाओगे और फिर उसके बाद आप चलाओगे। तो जो नई इनफील्ड राइफल आई है उसकी जो गोली है, जो कारतूस है, ऊपर क्या लगा है, ऊपर गाय या सुअर की चर्बी का क्या लगा है, ऊपर एक ढक्कन लगा है जिसको आपको खोलना है मुंह से, और ये अफवाह उड़ जाए तो आपका फिर से धर्म भ्रष्ट होगा। तो यही कारण बन रहा है तात्कालिक कि मंगल पांडे है बैरकपुर सैनिक छावनी के, और उन्होंने क्या किया, यही चीज हुआ उनके साथ। ठीक है, 29 मार्च 1857 को, डेट लिख सकते हो तो लिख लो, 29 मार्च 1857 ये दिन है जब आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैरकपुर की सैनिक छावनी है। बैरकपुर की सैनिक छावनी कहां से, मुर्शिदाबाद से संबंध, इसको लिख लो 2-4 पॉइंट तो कम से कम क्लियर होगा। यह है बैरकपुर की सैनिक छावनी, जो बैरकपुर कहां पे स्थित है, मुर्शिदाबाद। यहां पे क्या हो रहा है, जो न्यू इनफील्ड राइफल में लगे कारतूस के विरोध में मंगल पांडे ने विरोध किया। ठीक है, तो मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या और ह्यूरिसन को गोली, लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया और ह्यूरिसन को गोली मारी। ठीक है, क्या किया मंगल पांडे ने, लेफ्टिनेंट बाग जो वहां का लेफ्टिनेंट था उसकी हत्या कर दी और जो ह्यूरिसन है उसको गोली मारी। इसके विरोध में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और इनकी फांसी ही एक कारण बनती है जिससे आपका 1857 का विद्रोह की शुरुआत होती है। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। क्लियर, देख लीजिए, ये मैं बोल रहा हूं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की सैनिक छावनी है। बैरकपुर कहां पे, मुर्शिदाबाद में स्थित है, जहां पे मंगल पांडे नाम का एक सिपाही है। मंगल पांडे नाम का सिपाही जो है वो सिपाहियों का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। भाई उसके समय में उसे पता चला जो न्यू इनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस लग रहा है उसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है जिसे उसे अपने मुंह से खोलना है। तो भाई जैसे उसका हुआ तो उसने क्या कर दिया, ये कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उसके ऊपर विरोध डाला गया, बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, तो उसने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और ह्यूरिसन को गोली मारी। इससे बोला गया कि भैया शासन के विरुद्ध क्या है, विद्रोह है, और विद्रोह के उसमें उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा देगा। और यही फांसी कारण बनती है 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। क्लियर है, तो ये विद्रोह के कारण हो गए। लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, 1857 के कारण। इसके बाद कहां कहां प्रसार हो रहा है और असफलता के कारण क्या है उसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई जो भी देख रहे हैं देखते रहो, अगली वीडियो का इंतजार करो।